नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बात बिहार की में आज चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी को लेकर। अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं और काफी क्लियर मैसेज नीतीश कुमार हमेशा से देते आए हैं। जब भी, हालांकि जब नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं तब उनकी चुप्पी जरूर सामने आती है, लेकिन मुद्दे आधारित अगर राजनीति की बात करें तो नीतीश कुमार लगातार उस पर अपनी बात रखते आए हैं। लेकिन अगर आपने बिहार राजनीति पर गौर किया होगा तो बीते कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अंदर ही अंदर परेशान हैं? उनकी चुप्पी की वजह क्या है? क्योंकि वक्फ कानून को लेकर जो जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम नेताओं के रिएक्शंस आए, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा वो जेडीयू का रुख नहीं रहा। दूसरी तरफ कोटे के अंदर कोटा पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो भी नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं गया। अब इसको ऐसे समझिए, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने कोटे के अंदर कोटे की शुरुआत की। साल 2007 में आपको मालूम है दलित के अंदर महादलित कोटा बनाया गया। नीतीश कुमार यहां भी वो खामोश रहे, कोर्ट का फैसला था। वहीं सवाल एक बार फिर से उठता है कि अक्सर अब प्रशांत किशोर को लेकर कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। प्रशांत किशोर ने भी इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि साल 2025 का चुनाव हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा कौन किसकी बी टीम है और कौन ए टीम है। सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर बोलने से बचते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की परेशानी यहां पर बढ़ती दिखती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बी टीम कहे जाने पर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए वाकई यह परेशान करने वाला सबब है। क्या नीतीश कुमार वाकई इससे परेशान होते हैं या फिर प्रशांत किशोर उस तरफ आगे बढ़ चले हैं जहां से एक बड़ी सेंधमारी हो सकती है? क्या प्रशांत किशोर 2025 में वही भूमिका निभाएंगे जो 2020 में चिराग पासवान निभाए थे? ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तो उनके सियासत का जो शोर होता है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए में वापस लौटे तब भी कुछ दिनों तक उनकी चुप्पी रही। तेजस्वी यादव के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, सरकार चल भी रही थी, और लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी और फिर सरकार का बदल जाना। सत्ता में नीतीश कुमार सत्तासीन लंबे समय से हैं, लेकिन क्या ये तीन मुद्दे बड़ा सवाल के जरिए हम आपको दिखाएंगे नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार परेशान हैं तो बिहार में सियासत करना सभी दलों के लिए परेशानी जरूर हो जाती है। क्या नीतीश कुमार की परेशानी की वजह ये समझेंगे। वक्फ कानून पर जेडीयू और बीजेपी की राय में अंतर है, इससे दलित सब कोटे पर भी बीजेपी की जेडीयू से अलग राय है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और प्रशांत किशोर पर बीजेपी की चुप्पी से क्या नीतीश कुमार परेशान हैं? हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन सर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सर, राजनीतिक विश्लेषक सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार सर, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों को आप सुनते आए हैं और आज इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और ये रिपोर्ट जो है, हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और आज चूंकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जेडीयू के कई नेताओं की माने तो जेडीयू के एक नेता ने नाम ना छापने के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हालिया फैसले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। अब ललन सिंह का जो लोकसभा में बयान होता है उसके बाद जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का रिएक्शन आता है, इसके बाद भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज जमा खान का भी एक बयान आया जिसमें वो 21 मदरसा बनाने की बात कह रहे हैं। क्या ये डैमेज कंट्रोल है जेडीयू की तरफ से? तमाम पहलू पर बात करेंगे। इस चर्चा में तीनों पक्ष को हम समेटने की कोशिश करेंगे जो हमने सवाल उठाया है। प्रियदर्शी रंजन सर, शुरुआत करेंगे। अंदर ही अंदर नीतीश कुमार परेशान नजर आते हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। चूंकि जिस अखबार का भी हवाला हमने दिया आपको और आपने खबर भी देखी, क्या वाकई हालिया फैसले से नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है और उनका जो राजनीतिक स्टाइल रहा है, उस स्टाइल में और उस राजनीति में नीतीश कुमार अभी फिलहाल फिट नहीं बैठ रहे हैं हालिया 2-3 फैसले से? देखिए, नीतीश कुमार खुश होने से ज्यादा नाराज होने में विश्वास करते हैं
और आप पाएंगे कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो खुश होने से ज्यादा समय नाराजगी में ही गुजरता है। इसी तरीके से इस मसले पर भी, जिस तरीके से ललन सिंह के मामले पर नीतीश कुमार चुप हैं, या वक्फ के मामले पर नीतीश कुमार चुप हैं, या फिर मुसलमान नेताओं की ओर से, जदयू के मुसलमान नेताओं की ओर से जो गुहार लगाई गई है अपने आका नीतीश कुमार के पास, उस मामले पर भी नीतीश कुमार मौन है, तो कहीं ना कहीं वह उनके पुराने राजनीतिक स्टाइल का ही हिस्सा है। कह सकते हैं कि इसमें दूसरा चीज जुड़ता है कि नीतीश कुमार पर उम्र भी हावी हो रही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार उम्र के तकाजे के लिहाज से भी मौन हो, क्योंकि कई बीमारियां आए दिन ये सुर्खियां बनती हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं। हो सकता है कि कोई वैसा भी मसला हो। मसला जो भी हो, लेकिन राजनीति में राजनीतिक मायने ही निकाले जाते हैं, चाहे आप बोल रहे हो या आप खामोश हो। तो नीतीश कुमार जब खामोश हैं तो उसके भी मायने राजनीतिक ही निकाले जा रहे हैं। जहां तक ललन सिंह की बात है, ललन सिंह के मसले पर नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं यह जता रहा है कि वे ललन सिंह से नाराज हैं, लेकिन इसकी क्या कीमत ललन सिंह को चुकानी पड़ेगी यह अभी तय नहीं हुआ है। हो सकता है कि ललन सिंह अब इस हैसियत में आ गए हों कि नीतीश कुमार को ललन सिंह को बैकआउट करना है, पूरी तरीके से खारिज करना मुश्किल हो रहा हो। एक पहलू यह भी है कि ललन भी एक बड़े परिपक्व और बड़े संजीदा नेता है। विजय कुमार चौधरी जी ने भी वक्फ बोर्ड के लिए कहा था कि हाँ ठीक है, इस कानून में अगर संशोधन से कुछ बेहतर होता है तो हम लोग इसकी बात करेंगे। मदरसा की बात की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जमा खान ने कहा है कि आवासीय विद्यालय बनाएंगे अल्पसंख्यक बच्चों के, बिल्कुल बनाएंगे। और वो जो वक्फ की जमीन है उसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, क्या इसके बारे में देश के संसद को, छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी का, देश के संसद को कानून बनाने का अधिकार है कि नहीं। और जो जेपीसी भी बना है जिसमें 31 सांसद हैं, उसमें 3 सांसद बिहार के हैं, जेडीयू के सांसद भी उसमें अपनी राय लोग देंगे ना कि क्या उनकी आपत्तियां हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम रेगुलेट करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे। ट्रिब्यूनल को माना जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर है, इक्वल है, आप हाई कोर्ट में जा सकते। ट्रिब्यूनल के फैसले में अब डीएम का इंटरफेरेंस होगा ना, कि डीएम भी उसको देखेंगे। डीएम को तो क्लियर कर दिया गया था, कह दिया था ट्रिब्यूनल जो कह देंगे वही होगा। 30 दिन का एक टाइम फ्रेम दे दिया गया था कि 30 दिन तक किसी जमीन को वक्फ बोर्ड कह देगी कि ये हमारी जमीन है, और 30 दिन तक वो एक ऐसे अखबार में विज्ञापन निकाल देंगे जो लोग देखेंगे नहीं, और 30 दिन के बाद अगर कोई व्यक्ति उसको चुनौती देने नहीं पहुंचा तो मान लिया जाएगा कि वो जमीन वक्फ की होगी। अब तो है ना कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा, 30 दिन के बाद भी कोई व्यक्ति आगे कहता है। बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, उनकी जमीनें रहती हैं पड़ी हुई, 30 दिन में वो नहीं आ पाए तो 30 दिन के बाद भी। तो व्यवहारिक चीजों पर भी नीतीश कुमार नजर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाम गौस ने जो कहा कि ये हड़पना चाहती है, लेना चाहती है, तो एक जो मामला आ गया कि चलिए तुष्टीकरण का मामला है, उसी पर एक व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन नीतीश कुमार जी दोनों तरफ, जो आपने अंतिम वाक्य कहा कि अपने फैसले से दबाव में रखने की कोशिश कर। अब आज ही तो खबर आ रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा को बंगाल से ममता दीदी ने भेजी है कि जरा जाइए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी से एक बार फिर से बात। तो खबर तो इस तरह से प्लांटेड की जाती है, खबर इस तरह से चलते रहती है। ठीक है, खबर प्लांटेड होती तो जरूर है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं नीतीश कुमार की राजनीति को भी देखा जाए कि बार बार इधर उधर हो जाते हैं, और ये प्लांट की हुई खबरें नहीं होती हैं सर। मीडिया में खबरें चल रही थी ललन सिंह के इस्तीफे का, हम लोग चर्चा कर रहे थे, देखिए किस तरह से भड़क गए थे मीडिया पर ही, और अगले दिन 5 दिन बाद जाकर के इस्तीफा सौंप देते हैं और कह देते हैं कि मुंगेर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी है। तो कौन प्लांट कर रहा था उस खबर को? जेडीयू के अंदर ऐसी चीजें होती रहती हैं जो जिसको लेकर सवाल दर सवाल उठते हैं संजय सर, ये मेरा कहना था। नहीं, बिल्कुल हम सहमत हैं कि वही तो मैंने कहा कि हम तो आपके उस अंतिम वाक्य को ही मैं पकड़ करके बढ़ रहा हूं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करते हैं। ठीक है और करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। जिस समय इस बार वो राजद के गठबंधन में गए थे
विजय चौधरी और अशोक चौधरी दोनों उनके बाहर के दरवाजे पर बैठे हुए थे और पिछले गेट से वो निकले और पैदल ही वो इफ्तार पार्टी में चले गए लालू प्रसाद जी के यहाँ। विजय चौधरी और अशोक चौधरी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। भाई नीतीश कुमार जी चुपचाप रह करके कौन सा कल फैसला ले लेंगे, क्या कर लेंगे, ये तो जब नीतीश कुमार ही बता सकते हैं तो फिर इस पर बहुत एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ठीक है नीतीश कुमार क्या कर रही है। यही सवाल भी है। कुमार की चुप्पी यूं ऐसे नहीं होती और अंदर ही अंदर अगर वो परेशान है। देखिए सिचुएशन 2020 का कुछ और था, 15 का कुछ और था, बार बार 17 का कुछ और था, लेकिन अब जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार है, ऊपर से देखिए उनके जो चहेते अधिकारी हैं उन पर भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी जो है वो एक्टिव है, जिसको लेकर के भी नीतीश, कई बार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। तो क्या लगता है नीतीश कुमार अंदर ही अंदर परेशान है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसके पीछे की भी वजह है? और दूसरा जो आधार वोट बैंक खिसकने की बात है, चूंकि प्रशांत का जिक्र इसमें बार बार आता है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इतने मुसलमानों को टिकट दे देंगे। चिराग पासवान से इसको हम जरा रिलेट कर रहे हैं, चूंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका में प्रशांत किशोर ना आ जाएं। प्रशांत किशोर हालांकि स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहार में पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। चिराग को तो एक ही सीट मिली थी, लेकिन देखना होगा कि प्रशांत किशोर का प्रदर्शन क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार के मन में यह डर तो है और एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर प्रशांत अब उनको लगातार घेर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार को डरना ही चाहिए, उनका डर जायज है। प्रशांत किशोर अगले चिराग पासवान हो सकते हैं, यह नीतीश कुमार के ही बयान से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार ने ऑफिशियल तौर पर कहा है, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि उन्होंने जब जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष बनाया था तो वह जिम्मेवारी प्रशांत किशोर को उन्होंने अमित शाह के कहने पर दिया था। 2018 का यह बयान है, जब उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे अमित शाह ने कहा कि इनका जरा देख लीजिए, इन्हें कोई जिम्मेवारी दीजिए, तब जाकर के पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है, जैसा नीतीश कुमार के दावे से साबित हो रहा है। और जिस तरीके से आज की तारीख में नीतीश कुमार अंदर खाने यह खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव को भंग करके जो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ तेजी से उभर रहा है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर उस एंटी इनकम्बेंसी को हवा दे रहे हैं, त्वरित तौर पर कोई फैसला हो और बिहार विधानसभा भंग किया जाए और चुनाव हो जाए। सहनी का भी बयान इसलिए भी परेशान है। जी मुकेश सहनी का भी बयान आ गया है सर, आपने अच्छा इसको रिलेट किया, अपने दर्शकों को हम बता दें। मुकेश सहनी ने भी आज एक बार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए चुनाव कभी भी हो सकता है, मतलब 2024 में भी इसकी पूरी संभावना है। चर्चा में चूंकि सहनी भी नीतीश कुमार के संपर्क में है, हाँ जा रहा है कि बहुत जल्द हाँ बिहार की राजनीति में आप देखेंगे कि महागठबंधन से एक दल कम हो गया और एनडीए में बढ़ गया एक दल, और वो मुकेश सहनी की पार्टी होगी। मुकेश सहनी बहुत जल्द नीतीश कुमार के भरोसे के साथ एज अ गारंटर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाले हैं। इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं, संजय सर की टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए चर्चा तो है, और जब चर्चा है और मुकेश सहनी के आज के बयान को आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहीं महागठबंधन शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है अपने भाषण में। अगर मैं सही हूं तो किया होगा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन यह बात तो है, अंदर खाने इस बात की चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी भी अब नए पार्टनर हो सकते हैं एनडीए के। चर्चा छिड़ी है, तो एक कमेंट आपसे सर। नहीं, इसकी पुष्टि अभी मदन साहनी जो जेडीयू में मंत्री हैं उन्होंने भी कर दी है इस समय जो, लेकिन आप मान करके चलिए कि मुकेश सहनी जी एनडीए के हिस्सा होंगे। अब जेडीयू के मदन साहनी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार से मुलाकातें और मुकेश सहनी की जो बातें हुई होंगी, हो सकता है कि उसकी एक कड़ी के रूप में मदन साहनी होंगे, तब इतना कॉन्फिडेंस से वो बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने आरक्षण के बारे में भी कहा कि कोई शक नहीं होगी, एनडीए में शामिल होंगे मुकेश सहनी जी, आरक्षण का मुद्दा अलग है और शामिल होने का मुद्दा अलग है। तो अभी तो बता दिया, तो इससे तो लग ही रहा है कि बहुत जल्दी मुकेश सहनी एनडीए के हिस्सा होंगे। अब कौन सी बात नीतीश कुमार ने उनको समझाई है नहीं समझाई, लेकिन बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज जो भी आप पूछ रहे थे, अच्छा लगा। मैं नहीं समझता हूं कि प्रशांत किशोर चिराग पासवान साहब,
प्रशांत किशोर एक अलग तेवर में, एक अलग धार के साथ एक मैदान में है। और मैं बार बार रुपौली का एग्जाम्पल देता हूँ। ये बीजेपी चाहे जितना पीठ थपथपा ले, जेडीयू चाहे जितनी वाहवाही कर ले, ईबीसी ओबीसी ये कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन, वो गुना भाग जो बना ले, बिहार एक विकल्प की छटपटाहट में है। और वो विकल्प प्रशांत बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता है कि प्रशांत किशोर ही बनेंगे, लेकिन अगर कोई विकल्प मिलेगा तो सारे जातीय समीकरण बिहार में टूट जाए। यूपी में लग रहा था ना कि यूपी में महालहर है, योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और पिछले लोकसभा की तरह ही यूपी में चीजें आएंगी, लेकिन यूपी में बदलाव दिखा। लेकिन चूंकि वो बदलाव में कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो बदलाव कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर दिखा। बिहार में इस बार जो 25 का चुनाव है उसमें कई खेमे साथ में आएंगे, कई खेमे बाहर जाएंगे, लेकिन एक विकल्प की छटपटाहट है। और अगर कोई विकल्प बनता है, वो विकल्प एक चौंकाने वाला परिणाम देगा बिहार। कौन नाराज हो जाएंगे, कौन खुश हो जाएंगे, वो एक साल तक खुश और नाराज होते रहे, लेकिन विकल्प की छटपटाहट बिहार में है। ठीक है। अभी प्रियदर्शी रंजन सर, इन्होंने जिक्र किया प्रशांत किशोर का, मुकेश सहनी पर भी आप दोनों ने अपनी बात रखी। एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है, हम आएंगे, क्रेडिट से जुड़ा हुआ 2-3 सवाल हैं और दर्शकों के भी कई सवाल हैं, लेकिन मुकेश सहनी की चर्चा छिड़ी है सर। ये आखिर वो किस शर्त पे इधर आएंगे और क्या वो कड़ी नीतीश कुमार ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही उनको फिर से वही चीज दिलवाएंगे, यानी विधान परिषद की सीट होगी, मंत्री पद होगा, तमाम सारी चीजें होंगी और मुकेश सहनी इधर से उधर हो जाएंगे, ऐसा मानते हैं आप? और क्या सहनी वोट बैंक, जो कि कई जगहों पर जिनका मजबूत आधार है, मुकेश सहनी स्थापित रूप से सहनी के लीडर हो चुके हैं और दूसरी तरफ उस पाले में गए 3 में से एक भी सीट जीत नहीं सके और विधानसभा चुनाव में उनको लग गया है कि नीतीश कुमार जिस पाले में रहते हैं सरकार उसी की बनती है। 25 में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिधर नीतीश उधर सरकार 20 वर्षों से तो बिहार की जनता देख रही है। और सहनी क्या इस चीज को भाप रहे हैं? बिल्कुल सहनी, मुकेश सहनी भली भांति इस बात को भाप रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने जरूर समीक्षा किया होगा कि आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाने पर उनका क्या नफा नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के साथ रहने में उनका क्या नफा नुकसान है। मैं आपको आंकड़े के हवाले से बताता हूं कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 11 सीटें वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को दिया था। उसमें से 4 सीटों पर वीआईपी जीती थी। आज की तारीख में जब लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, तो मुकेश सहनी को 3 सीटें दी गई राजद के कोटे से महागठबंधन में। तीनों पर बहुत ही बुरा प्रदर्शन कहा जा सकता है वीआईपी का, चूंकि और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ वीआईपी के कैंडिडेट को। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला गोपालगंज के बैकुंठपुर और एक और मैं नाम भूल रहा हूं, वहां 2 विधानसभा क्षेत्रों में जहां आरजेडी के विधायक है, वहां से वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट लूज किया। मोतिहारी में केसरिया और गोविंदगंज जैसा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के दौरान वीआईपी का कैंडिडेट लूज किया। मुजफ्फरपुर में सहनी वोट सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। झंझारपुर में वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार था, वहां से सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीआईपी पार्टी को दूसरे नंबर पर रहना पड़ा, पिछड़ गई, कहीं भी लीड नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इस चीज को समझ रहे हैं कि आरजेडी का वोट वीआईपी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जबकि जब वो एनडीए के साथ थे तो उनका वोट एनडीए का वोट वीआईपी के कैंडिडेट के प्रति ट्रांसफर हो रहा था। तो इस लिहाज से उनका गुणागणित चल रहा होगा मुकेश सहनी का, और मुकेश सहनी इस लिहाज से यह फैसला ले पा रहे हो। सर, सहनी नीतीश कुमार के लिए क्यों जरूरी है, ये सवाल है ना। सहनी नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार अभी देखिए चिराग पासवान से भी बहुत मधुर संबंध बना लिया है, जीतन राम मांझी से भी बड़े अच्छे संबंध बना रखा है, जबकि इन दोनों से कुछ दिनों पूर्व तक 36 का आंकड़ा चल रहा था, तल्ख तेवर एक दूसरे के प्रति था। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे पॉकेट को नीतीश कुमार अपने साथ रखते हैं एज अ गारंटर। और अति पिछड़ा वोट बैंक में जो सेंधमारी की बात चल रही है, उस पर जो दावा प्रतिदावा चल रहा है दोनों ओर से, क्योंकि माले का या वामपंथ का महागठबंधन में होना
अति पिछड़ों के वोट बैंक में कहीं ना कहीं बिखराव पैदा करता है। तो उस वोट बैंक के बिखराव को रोकने के लिए, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट बैंक के गारंटर हैं, तो इस लिहाज से उन पर यह जिम्मेवारी बनती है कि एनडीए के प्रति अति पिछड़ा वोट बैंक को एक मुस्त रखें, और उस वोट बैंक को एक मुस्त रखने के लिए वे तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, और उस प्रयोग का हिस्सा है मुकेश सहनी। दूसरी बात, मैं मुकेश सहनी की एक और खासियत बताना चाहूंगा, प्रशांत किशोर के काउंटर के तौर पर भी मुकेश सहनी को वो देखते हैं, इसलिए कि दोनों शोमैन हैं, दोनों पॉलिटिक्स के शोमैन हैं। प्रशांत किशोर भी शोमैन है, मुकेश सहनी भी शोमैन है। प्रशांत किशोर के भी पदयात्रा को आपने देखा होगा और मुकेश सहनी के भी यात्रा को आपने देखा होगा, दोनों लग्जरी यात्रा करते हैं। मुकेश सहनी तो करोड़ों रुपए का रथ लेकर के निकलते हैं, 5 स्टार टेंट प्रशांत किशोर का हमेशा से चर्चा में है, तो दोनों एक दूसरे के, और अर्थ का युग है ना, तो मुकेश सहनी आर्थिक तौर पर बहुत उदार व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी बड़ी उदारता के साथ उन्होंने आर्थिक मोर्चे को संभाला था। आरजेडी के साथ जब लोकसभा चुनाव के दौरान गए, 250 रैलियां की, तो तेजस्वी यादव इतने बेवकूफ राजनेता तो है नहीं, लालू प्रसाद यादव मंझे हुए राजनेता है कि मुकेश सहनी को अपने हेलीकॉप्टर पर बिठाएंगे, हेलीकॉप्टर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का होगा और उस पर तेजस्वी यादव घूम रहे होंगे। तो एक आर्थिक उदारता वाली बात भी है, और नीतीश कुमार भी। वापस इस चर्चा में लौटते हैं। संजय सर, जो भी कोर्ट का फैसला आया, 9वीं अनुसूची में डालने की बात, तमाम तरह की बातें कही गई हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार का इस पर रिएक्शन जो है वो बहुत ही मतलब आप यूं कह लीजिए कि एक बयान मुश्किल से आया उनका, और वो भी बहुत सधे हुए अंदाज में बोलते रहे। शुरुआत की बात है, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जो महादलित कोटा बिहार में बना, कोटे के अंदर कोटा की अगर हम बात करें, तो यहां नीतीश कुमार को थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी होगी कोर्ट के फैसले से, और केंद्र सरकार से भी उस तरह से कोई आश्वासन नहीं मिला। यह भी उनके एक परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो महादलित वोटर नीतीश कुमार ने तैयार किया, कोटे के अंदर कोटा देकर के नीतीश कुमार ने क्रेडिट लिया, उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता रहा। और अगर अभी के समय में, चूंकि वो एनडीए के साथ हैं, और इस तरह अगर कोर्ट का फैसला आया है, तो नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा चेहरे पे सिकन वाली बात जरूर है। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने भी पहले दलित महादलित बनाया, तो उसमें 4 को महादलित में उन्होंने रखा, महादलित से बाहर रखा, और 18 को महादलित में रखा। वो भी रविदास, पासवान और एक जाति और। बाद में उन्होंने 3 को फिर शामिल कर लिया महादलित में, रविदास, धोबी और एक और जाति, और बाद में फिर उन्होंने पासवान को भी शामिल कर लिया। तो बिहार में जितने दलित थे सब महादलित हो गए, 22 जो शेड्यूल कास्ट है बिहार में। तो अगर केंद्र ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम अभी क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है, हम सब कैटेगराइज करने के पक्ष में नहीं, तो नीतीश कुमार इससे बहुत नाराज हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब हो सकता है, मैं तो कहा ना कि वह इस तरह से वो नेता हैं कि अब किस बात पर नाराज हो जाएंगे, किस बात पर खुश हो जाएंगे, वो तो उनके जो इर्द रहते होंगे लोग वही बता सकते हैं। लेकिन सब कैटेगरी को लेकर के केंद्र ने कहा है, आश्वस्त किया है, जो दलित नेताओं का स्वर उठ रहा था, और सब कैटेगराइजेशन की बात कोई केंद्र तो कर नहीं रही है, वो तो अलग अलग राज्यों के जो दलित समाज के लोग थे वही कर रहे थे। वो चाहे पंजाब के जो सिख थे, वाल्मीकि समाज के सिख, या मजहबी सिख, या जो आंध्रा का जो इसमें आरजेडी का एक सवाल है सर, आरजेडी का एक सवाल है, थोड़ा सा पहले उससे आ जाते हैं। बिहार से जुड़ा हुआ है, जो आरजेडी ने जैसे ही इस आरक्षण को 65% की सीमा को चुनौती दी गई, कोर्ट से मामला खारिज हो गया, तेजस्वी यादव लगातार बयान देने लगे, 3-4 बयान आ गया, नीतीश कुमार की चुप्पी रही कि अब पहले 9वीं अनुसूची में डालने की बात कहते थे, दबाव बनाते थे, अब चूंकि सत्ता में है तो नहीं कह रहे हैं। आरजेडी का यह सवाल था सर। नहीं, देखिए, वो तो विजय कुमार चौधरी जी ने आकर के सफाई दे दिया था कि हम प्रस्ताव ही भेज सकते हैं, हमने 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। तो अगर प्रस्ताव भेजने की बात है तो उसमें हम कहाँ पीछे रह गए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि हम वहां गए हैं, और फिर जो अगला डेट मिला है हम उसमें फिर जाएंगे। तो
विजय चौधरी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसको उन्होंने वहां बात रखी है। रह गई बात कि बता दे लोग ना कि 2012 के बाद कि राजनीति करने के लिए और लोगों को गोलबंद करने के लिए तो राजनीतिक पार्टियां स्वतंत्र 65%, 70%, 90% जीते। 2012 के बाद बता दे लोग ना कि कौन से राज्य का जो आरक्षण का जो मामला था जिसको कि लोगों ने डलवा दिया है 9वीं अनुसूची में। उसके पहले नरसिंहा राव की सरकार थी, वो तमिलनाडु का एक मामला है जिसको लेकर के ये लोग बार बार सवाल उठाते हैं। वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में होल्ड पर है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि हाँ चलिए ये होगा। बिहार का भी जो मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, हाई कोर्ट ने जो भी किया है हम उनके साथ हैं, और वो भी जितने जजेज के बेंच ने फैसला दिया है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई राजनीतिक रोटी सेकने जैसी बात है। लेकिन तेजस्वी यादव तो राजनीति करते हैं ना, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ। वो तो इस बात को बोलेंगे ही कि कहाँ गया वो मामला, कैसे अब बहालियां होंगी, आरक्षण के हितों की अनदेखी हो रही है। और कोर्ट ने तो कह दिया कि संसद कानून बना दे कि भाई पॉपुलेशन आधार होगा, आरक्षण देने का, रिजर्वेशन देने का आधार बैकवर्डनेस ना हो करके, अगर सोशियो एजुकेशनल बेस नहीं हो करके पॉपुलेशन होगा। इस राज्य की जनसंख्या इतनी हो जाएगी तो उस पॉपुलेशन के इतने लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाए। कोर्ट ने तो यही तो कहा कि अगर आधार बैकवर्डनेस है तो हम उसको मानेंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो, और कोर्ट तो राजनीति करती नहीं, वो तो जो फैक्ट कहेगा और जो लॉ परमिट करेगा उसी के आधार पर वहां बहस होगी। तो उन्होंने कहा इससे जुड़ा हुआ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है रंजन सर, अगर जिस तरह से संजय सर जो बात कह रहे हैं, ये बात ना पहले भी दूसरे तरीके से उठी थी। जैसे कहा यह जा रहा है कि लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो भी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित हो जाए। तो दक्षिण के राज्यों में कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इससे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दक्षिण के राज्यों का तर्क होता है कि भाई केरला जैसे राज्य का, तमिलनाडु जैसे राज्य का, कि हमने जनसंख्या अपनी कम करी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें काउ बेल्ट में तो जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी, तो अवेयरनेस का जो नुकसान है वो हमें उठाना पड़ रहा है। ऐसे तर्क दिए जाते हैं। मतलब क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, परिसीमन जो होता है लोकसभा क्षेत्र के लिए या विधानसभा क्षेत्र के लिए, वह जनसंख्या के आधार पर है। तो जब जनसंख्या, कुछ राज्यों को छोड़ करके, तो जब जनसंख्या के आधार पर है तो 2026 में जब फिर से परिसीमन होगा, और ये बातें चल रही हैं कि संसद सीटों को बढ़ा सकती है, और तो नए सिरे से जब संसद का सीटों का बढ़ोतरी होगा तो उसमें कहीं ना कहीं काउ बेल्ट के इलाके बहुत आगे होंगे। और उसके मद्देनजर दक्षिण के राज्यों की चिंता है कि कहीं उनकी सीटें बहुत ज्यादा कम न हो जाए। कम हो जाएगा तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। अभी मैं चंद्रबाबू नायडू का एक बयान सुन रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 2 बच्चों वाली पॉलिसी को खत्म करो भाई, हमें जनसंख्या बढ़ाना है। तो ये चंद्रबाबू नायडू का बयान है, चंद्रबाबू नायडू ऐसा कह रहे हैं। दक्षिण के राज्यों में एक ट्रेंड सा चल जाएगा फिर जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं नए तरीके से भी विचार विमर्श होना चाहिए, नई सोच आनी चाहिए कि ठीक है भाई, क्षेत्र के आधार पर हो, जैसे नेपाल में बना हुआ है। नेपाल के, हालांकि नेपाल के जो परिसीमन है उसको मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वहां भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। बावजूद वहां जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है, दुर्गम क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया है, और जो लोग पिछड़े हैं उनकी स्थिति, अति पिछड़े मतलब वहां के हिसाब से जो पिछड़े हैं उनकी स्थिति के मद्देनजर कैटेगराइज किया गया है लोकसभा क्षेत्रों को, संसदीय क्षेत्रों को। संजय सर से मैं चाहूंगा एक टिप्पणी आप कर दें, फिर हम संजय सर के पास 2 महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेकर के जाएंगे। जो आरजेडी का आरोप रहा इन दिनों कि 9वीं सूची में अब क्यों नहीं डलवा रहे हैं, 2 ही तो हैं, आप नीतीश कुमार कह दीजिए हम समर्थन वापस लेंगे, सरकार जो है वो डगमगा सकती है। हालांकि उसके बावजूद भी सरकार चलेगी, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि देखिए आप इतने शिद्दत से इस मुद्दे को उठाते रहे, ये स्टैंड क्लियर करिए ना सिर्फ आरजेडी, पप्पू यादव भी ये बात नीतीश कुमार को बार बार सुना रहे हैं। प्रियदर्शी रंजन सर। हेलो जी, आप ही से ये सवाल था, क्योंकि संजय सर ने इसका जवाब दिया। मैं चाहूंगा कि इस पर आप टिप्पणी कर दें 30 सेकंड में, फिर हम संजय सर के पास लौटेंगे। जो आरजेडी का आरोप है कि आपने नीतीश कुमार ने
क्यों नहीं दबाव बनाया नौवीं अनुसूची में डालने का? अगर अगर विजय चौधरी ने सिफारिश किया तो भाई आप खुल के कहिए कि हम समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से, हमारी यही मांग है, मुख्य मांग यही है, इसी शर्त पर हम समर्थन देंगे। ये आरजेडी कह रही है करने के लिए जेडीयू को। देखिए, आरजेडी और नीतीश कुमार का रिश्ता मौसेरे भाई जैसा है, तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसके राजनीतिक मायने, अगर तेजस्वी यादव भी केंद्र की सरकार में होते तो शायद ऐसा नहीं कर पाते, सिर्फ कहने भर की बातें हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के इस बयान पर बहुत महत्व देने की जरूरत है। चलिए ठीक है। संजय सर, एक सवाल क्योंकि प्रशांत किशोर से ही जुड़ा हुआ बार बार दर्शक पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार उस सवाल पे हमें फिर से चलना चाहिए। नीतीश कुमार जैसे दर्शकों का सवाल है कि आपने अभी चर्चा में भी जिक्र किया कि जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी, जिनसे भी, चिराग पासवान, जिनसे भी अगर नीतीश कुमार के कुछ ऐसे संबंध थे जो राजनीति में ठीक नहीं माने जाते हैं कि उस तरह से, वैसे संबंध जैसे लगातार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जिस तरह से विधानसभा में नोकझोंक हुआ, उसके बाद चिराग पासवान से अदावत जगजाहिर है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार कोई डोरा डाल सकते हैं, मना सकते हैं, लेकिन या प्रशांत अब बहुत आगे निकल चुके हैं राजनीति में? राजनीति में कोई आगे पीछे नहीं निकलता है, परिस्थितियां होती हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, या मेरी समझ ये का, अब वो परिस्थिति क्या बनेगी ये इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कई बार प्रशांत किशोर जी किनारे हो गए हैं, नीतीश कुमार जी से आके मिले हैं, सभाओं में कहते हैं कि मेरा रिश्ता उनसे पिता पुत्र का है, आज भी उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। तो राजनीति में कौन सी परिस्थितियां बन जाएगी और प्रशांत किशोर आ जाएंगे नीतीश कुमार के पास, या नीतीश कुमार फिर प्रशांत किशोर जी के पास चले जाएंगे, नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। सत्ता का रास्ता और सत्ता का समीकरण जहां से बनता है वहीं पर अब राजनीति होती है। अब वो राजनीति विचारधारा के स्तर पर तो होती नहीं है, मूल्य और सिद्धांत के आधार पर तो होती नहीं है कि हम मूल्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे, अपने विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ऐसी राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है कि उस राजनीति में समीकरण हमारा कहाँ बैठता है। हो सकता है कि कोई समीकरण ऐसा बनने की बात हो जब 2025 का चुनाव हो और उस समय तक कुछ ऐसी स्थिति हो, प्रशांत किशोर जी को भी लगे कि हमें फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के साथ जाना चाहिए, नीतीश कुमार को लगे कि हमको प्रशांत किशोर की जरूरत है, एनडीए गठबंधन ही इस तरह का नहीं दिखे। हो सकता है कि बीजेपी तय कर ले कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार कह देंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, पोस्ट पोल अलायंस होगा। राजनीति की परिस्थितियों के बारे में आशीष जी इतना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन ये सब्जेक्टिव तब हो जाता है प्रियदर्शी रंजन सर, जब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा वो हमला जो है वो तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं, वो 15 साल पुराने शासनकाल की बात कह रहे हैं, वो उनके नौवीं फेल होने को कोट कर रहे हैं, जबकि उन 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी पे कम बोल रहे हैं। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, या हमने जो चर्चा आज रखी है वो नीतीश कुमार के परेशान होने पर रखी है? तो नीतीश कुमार अगर परेशान है तो वो कहीं भी किसी से भी अप्रोच कर सकते हैं। प्रशांत किशोर आपको ज्यादा किधर इंक्लाइन नजर आते हैं? सीधा सवाल। बीजेपी के साथ ऑब्जेक्टिव आंसर है जी, बीजेपी के साथ। और देखिए, वो तेजस्वी यादव पर भी हमलावर है, नीतीश कुमार पर भी हमलावर है, लेकिन बीच का रास्ता बीजेपी के साथ निकाल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भविष्य में आना जाना लगा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। जदयू है, आज है, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो शायद जदयू का क्या भविष्य होगा मालूम नहीं। और आरजेडी के साथ और आरजेडी के विरोध दो ही राजनीति बिहार में चल रहा है। तो प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ तो जा नहीं सकते हैं। जिस वोट बैंक को वो टारगेट कर रहे हैं वो आरजेडी के विरोध का वोट बैंक है। जिस तरीके से उनके टाइटल को पूछा जा रहा है पांडे है, तो कहीं ना कहीं वो उस वर्ग, प्रशांत किशोर नहीं चाहते होंगे कि हमें इस नाम से पुकारा जाए प्रशांत पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। तो वो जब उस खांची में भी आएंगे तो वहां भी पांडे साहब लोग जो है आरजेडी के कोर वोट बैंक तो से जुड़े हुए तो हैं नहीं,
और नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य ही अधर में है। तो प्रशांत किशोर आरजेडी पर इसीलिए ज्यादा हमलावर होते हैं, नीतीश कुमार पर इसलिए हमलावर हो रहे हैं और नीतीश कुमार को परेशान इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पर अगर वे नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे, क्योंकि 20 सालों से इस राज्य का नेतृत्व तो किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है। और 2 दशक में तो स्थितियां और परिस्थितियां आसमान पाताल में चली जाती हैं। आप इस नीतीश कुमार जितनी गरिमा के साथ, जितने गौरव के साथ यह कहते हैं कि हमने बिहार को बदल दिया, अगर सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या क्या बदलाव हुए, किसी की हिम्मत नहीं है इस बात को पूछने की। अगर पूछ देंगे तो नीतीश कुमार का गोल मटोल जवाब दिया कि आज से पहले कोई निकलता था जी रोड पर, महिलाएं 10 बजे के बाद रात को निकलती थी जी, सड़क था जी। तो ये पुराना जवाब उनका घिसा पिटा मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर उसी को काउंटर कर रहे हैं और उस नैरेटिव में नीतीश कुमार को ही फंसा रहे हैं। अगर इस सरकार की इतनी निर्ममता से आलोचना ना की जाए सर, तो ये बात क्या सच नहीं है कि जो गांव में लड़कियों की लाइनें साइकिल से जाती हैं सर, क्या ये पहले दिखती थी? ये नीतीश कुमार ने महिला शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बिहार में बनाई, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। से काम नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ये प्रशांत किशोर का बयान है कि काम नहीं हुआ है, मैं प्रशांत किशोर के हवाले से ये बातें कह रहा हूं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि एकदम से काम नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है, हुआ है, लेकिन 1 डायमेंशनल हुआ है। कई पैमाने होते हैं ना, विकास ही सिर्फ एक राज्य का मामला होता नहीं है, ठीक है, कई आयाम होते हैं। पूर्ण सवाल संजय सर, महत्वपूर्ण सवाल ये कि लोग पूछ रहे हैं कि चुप्पी को लेकर कि 2025 में देखिए हर बार जब सीट की बार्गेनिंग होती है ना सर, तो उससे पहले की राजनीति थोड़ी खामोश हो जाती है। और नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो सीटों की बार्गेनिंग को लेकर के हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हो रहा है, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो। और जब अगर मतलब राजनीतिक विश्लेषकों की ही राय है, राजनीतिक हलकों से ये बात चल के आ रही है कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो अंदर खाने सीट की बार्गेनिंग भी चल रही होगी। और नीतीश कुमार जो है वो एकदम से मौन में चले गए हैं कि भाई ठीक है, अब इस पर भी बात हो जाए, इस पर फाइनल हो जाए, फिर हम लोग तय करेंगे कैसे निकलना है। नीतीश कुमार अपनी यात्रा के लिए भी जाने जाते हैं और फिर वो तय करेंगे कि बिहार कैसे घूमना है, नहीं घूमना है। नहीं, देखिए सीट को लेकर के भी चुप्पी उनकी हो सकती है, इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 2 राज्यसभा की बात है, उसमें बीजेपी को वो उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं कि ये तो आपके खाते के हैं, हमने तो 3 लोकसभा लड़ाया ही है कुशवाहा समाज को, 2 जीत गए, 1 चुनाव हार गए संतोष कुशवाहा पूर्णिया से। लेकिन बीजेपी ने तो एक भी सीट नहीं दी है, तो कम से कम इनको राज्यसभा में भेज के एकमोडेट कीजिए। और बीजेपी भी इस पर तैयार है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे कोटे से जाएंगे। लेकिन एक जो राज्यसभा की सीट है उस पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि वो हमारी, मतलब जेडीयू भेजेगी। 2 एमएलसी के बारे में कह रहे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा और मनीष वर्मा को लेकर चर्चा है कि वो हमारे ही होंगे। और विधानसभा की सीटों के बारे में भी पहले ही मोलजोल नीतीश कुमार कर लेना चाहते हैं। एक खबर तो ये भी है कि शायद 2-3 महीने के लिए वो जाने वाले हैं विदेश। अब किस मकसद से, किस पर्पस से जाने वाले हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन वो उनकी चुप्पी है कि वो सब कुछ चाहते हैं कि अपने तरीके से हम कर लें। बीजेपी को समझते हैं, जैसे पिछले ही बार जब चिराग पासवान ने जब हनुमान की भूमिका अदा की, तो केसी त्यागी का बयान है कि भाई ऐसा हनुमान है जो अपने ही अयोध्या में आग लगाते हैं। तो ये बात को लेकर के नीतीश कुमार बड़ा सतर्क रहते हैं कि बीजेपी को ऐसा दांव न खेल दे जिसमें फिर हमें चित पहुंचाना पड़े। ठीक है, इनके पास तो आई जो सीटें थी वो कितनी आई थी, 42-43 ही सीटें तो आई थी। बाद में 2 दूसरे दलों के लोगों से ले आए, एक बसपा, एक रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान जी की पार्टी से, एक निर्दलीय सुमित सिंह को ये मंत्री बनाएंगे। लेकिन इस बात का पीड़ा तो है ही ना नीतीश कुमार को कि हम तीसरे नंबर की पार्टी। और इस तरह के भी कयास बिहार में चल रहे हैं कि हो सकता है कि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार में भी चुनाव हो जाए। तो राजनीति में अब क्या खामोशी है, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके ये हैं, लेकिन सीटों को लेकर के खूब बार्गेनिंग करते हैं नीतीश कुमार। वो इंडिया गठबंधन में रहे या इंडिया गठबंधन में रहे, इंडिया गठबंधन में भी जब थे तो आपने देखा ही था, इंडिया गठबंधन भी रहे तो देखेंगे करते हैं सीटों को लेकर बार्गेनिंग। सर कह रहे हैं कि बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है खामोशी के साथ। बिल्कुल 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 संजय जी ने जो कहा है बिल्कुल सहमत होने वाली बात है। ये अंदर खाने सीटों की बार्गेनिंग चल रही होगी। नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर है
बार्गेनर हैं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, और राजनीति में हार्ड बार्गेनर होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बार नीतीश कुमार से हार्ड तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा है। शायद नीतीश कुमार की चुप्पी का यही एक कारण है। वो मौन रह करके परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि आगे का कदम क्या उठाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय में वे ज्यादा हार्ड होते हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिकली उनको हरास होना पड़े, क्योंकि जिस तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, भले ही केंद्र में नीतीश कुमार की बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस शैली को कोई नहीं भूल सकता है कि दलों के भीतर दल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अभी शिवसेना का हश्र लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी एनसीपी का हश्र देखा है, तो नीतीश कुमार इस चीज से भी सहमे जरूर होंगे। प्रियदर्शी रंजन सर, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता ही है कि बिहार में कोई महाराष्ट्र नहीं होता, कोई ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होता यहाँ पर। बिल्कुल नीतीश कुमार की भारी सफलता है कि बचा ले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने लेकिन जदयू का ही दावा है, केसी त्यागी का भी संजय जी बता रहे थे, केसी त्यागी जी के ही हवाले से ये मामला है कि अपनी ही लंका में किसने आग लगाई, तो ये किसके इशारे पर लगाई है, अभी बात बताई गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो कारनामा दूसरे तरीके से कर देती है। अभी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर से वही कारनामा करवाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस सच्चाई में, इस दावे में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, और मैं नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का खिलौना हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने आप में बड़े सुलझे हुए राजनेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर आपका और प्रियदर्शी रंजन सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई अंदर ही अंदर परेशान है नीतीश कुमार। दो तीन चीजें जो हैपनिंग हुई हैं अभी बिहार में, उसको लेकर नीतीश कुमार की खामोशी जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही है, और इस खामोशी के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी आखिर कब टूटती है देखना दिलचस्प होगा। सीटों को लेकर के भी क्या अभी से ही चर्चा शुरू हो जाए, क्योंकि एक साल के बाद विधानसभा 2025 में चुनाव होने, और नीतीश कुमार चुनाव को लेकर ये कहा जाता है हमेशा चुनावी मूड में होते हैं। तो इन तीनों पक्षों पर क्या जो वक्फ कानून है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार और बीजेपी में दो राय है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के बेटर पर बीजेपी की चुप्पी जो है वो नीतीश कुमार को क्या खटक रही है, और इन सब के बीच क्या नीतीश कुमार कोई बार्गेनिंग अभी से ही शुरू कर चुके हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।